सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बच्चे आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे। अब हम जयपर शंकर प्रसाद के द्वारा लिखित जो नाटक था उसको हमने कई दिनों से पढ़ना शुरू किया हुआ था, ध्रुव स्वामिनी। उसकी अब हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि जो ध्रुव स्वामिनी है, एक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। पहाड़ी के पास शिविर की बात थी, जिसमें जो ध्रुव स्वामिनी जो इस नाटक की नायिका थी वो बैठी हुई थी। उसके पास एक खड्ग धारिणी जो उसकी सेवा में हाजिर की गई थी, एक दो दासी या परिचारिका जिसको हम कहते हैं, वो उसके पास थी, जो अभी तक गूंगी होने का जो अभिनय कर रही थी। जैसे वो मूक ही रह सकती हो, बोल ही ना सकती हो, लेकिन फिर वो कुछ अकेला पाकर ध्रुव स्वामिनी को जब किसी और की नज़रों में ना आ सके तो उसके साथ बातें भी करती है और वो ध्रुव स्वामिनी के मन को जानना चाहती थी। अब उसके बाद जब उसके पास वो बैठी होती है, वहाँ से वो चली जाती है और फिर एक प्रतिहारी का प्रवेश होता है। प्रतिहारी का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था। प्रतिहारी का मतलब है जो द्वारपाल होते हैं, दरबान जिसको बोला जाता है, उसको जब कोई महिला दरबान होती है तो उसको प्रतिहारी बोलते हैं। तो प्रतिहारी वहाँ पर आते हैं और वो ध्रुव स्वामिनी से पूछते हैं कि क्या सकराज इधर आए हैं, उसके बारे में बात की जाती है। और तभी उन्हें जो रामगुप्त है वो उधर से आता हुआ मिल जाता है और फिर प्रतिहारी और अब हम रामगुप्त के बीच की बातें पढ़ रहे थे। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर जो प्रतिहारी है वो पूछता है, राजा धीराज शकों के किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ भी रोक लिया है। जो प्रतिहारी है वो रामगुप्त को कहता है कि महाराज जो पहाड़ी वाला रास्ता था वो भी जो शक जाति, मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री में आपने शक हुण इन जातियों के बारे में पढ़ा होगा कि शक जाति के जो लोग थे उन्होंने प्रहार कर दिया है हमारे ऊपर और उन्होंने जो रास्ता था, पहाड़ी वाला रास्ता था, उसको भी रोक लिया है। अब हम दोनों तरफ से शकों के घेरे में आ चुके हैं। रामगुप्त आगे बोलता है, और आपको शीघ्र ही अमात्य ने बातचीत करने के लिए, युद्ध के विषय में सोचने विचारने के लिए आप से मिलना चाहते हैं। इस टाइप की बातें जो कहता है वो आकर प्रतिहारी किसको बोलते हैं? रामगुप्त को। अब रामगुप्त देखते हैं क्या बोलता है। रामगुप्त दोनों ओर से घिरा रहने में शिविर की ओर भी, देखो कितना मूर्खतापूर्ण जवाब देता है रामगुप्त। इससे आपको पता चल ही जाएगा कि जो रामगुप्त इसके अंदर पात्र लिया गया है वो एक नंबर का मूर्ख है, बेवकूफ है। जो प्रतिहार कहता है कि हम दोनों ओर से शकों से घिर चुके हैं और आगे से उसका जो उत्तर है वो सिद्ध कर देता है कि वो उसके अंदर मतलब बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो कहता है कि दोनों ओर से घिरा रहने से शिविर और भी सुरक्षित हो जाता है। यानी कि जब हम राक्षस के दोनों ओर से घिर जाते हैं तो उसमें सुरक्षित नाम की जो भाव है वो कहीं से पैदा नहीं होते। लेकिन इसकी बातों से पता चलता है कि एक नंबर का मूर्ख है। मूर्ख चुप रहे खड्ग धारिणी से, और खड्ग धारिणी से कहता है कि मूर्ख आप चुप रहे। तो ध्रुव स्वामिनी क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को है न मेरा संदेह ठीक। अब वो खड्ग धारिणी के साथ उसको प्रतिहारी को चुप कर देता है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट विषय लेकर उसके पास आया है, और दूसरी तरफ खड्ग धारिणी के साथ बात कर रहा है कि जो मेरे मन में संदेह था वो सही है ना, कि वो अब भी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। दूसरी तरफ फिर प्रतिहारी बोलता है हाथ जोड़कर, अपराध क्षमा हो देव, कि मेरी गलती को आप माफ करें। अमात्य बहुत जल्द ही आपको युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि युद्ध के विषय में आपसे बातचीत करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। उधर से रामगुप्त उत्तर देता है, हाथ हृदय पर हाथ रख कर, अपने हृदय के ऊपर हाथ रखते हुए रामगुप्त कहता है, युद्ध यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती, और मैं हूं कि इस देश का राजा धीराज। अब ये कहता है कि तुम्हें युद्ध तो वास्तव में यहाँ पे चल रहा है कि मैं जो इस जगत की सबसे सुंदर महिला है, यानी कि ध्रुव स्वामिनी की ओर इशारा कर रहा है ये, और वो मुझसे प्रेम नहीं करती, और मैं जो इस संसार का कह सकते हो, इस दुनिया का या इस देश का राजा धीराज हूँ, इतना बड़ा महाराज होने के बाद भी वो मुझसे प्रेम नहीं करती है। असल में युद्ध यहाँ चल रहा है, ना कि उस युद्ध की बात के ऊपर इसका ध्यान गया है। प्रतिहारी महाराज सकराज का संदेश लेकर
एक दूत भी आया है। और प्रतिहारी फिर आगे उससे कहते हैं कि सकराज जो शकों का राजा था, कि उसका कोई संदेश लेकर, उसका कोई दूत बनकर हमारे यहाँ पर आया है, कुछ सूचना लेकर आया है। रामगुप्त आह, किंतु ध्रुव देवी, उसके मन में टीश है कुछ सोचकर। अब जो प्रतिहारी है वो उसे युद्ध की बात कर रहा है, शकों के आक्रमण के विषय में बता रहा है, लेकिन एक रामगुप्त है जो एक देश का राजा होने के बाद भी उसकी जो बुद्धि है वो केवल और केवल ध्रुव स्वामिनी के और विलास के अंदर डूबी रहने वाली बातें कर रहा है। अब भी रामगुप्त प्रतिहारी के संदेश पर उसने कोई किसी प्रकार का कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, कोई वार्तालाप करने के लिए कोई उत्साह, मतलब किसी प्रकार का उसके दिमाग में हम शिविर के ऊपर आक्रमण होने की उसे कोई परवाह नहीं है। उसका मन केवल और केवल विलासी पन को यहाँ पर दिखाया जा रहा। आह, किंतु ध्रुव देवी, उसके मन में टीश है, कि मेरे हृदय के अंदर ध्रुव देवी के लिए टीश है, दर्द है कुछ सोचकर। जो स्त्री दूसरों के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता है, वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी। वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठी, भीतर 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 न जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। खड्ग धारणी से सुना न, ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बनकर बन जाना ठीक नहीं। अब क्या कहता है यहाँ रामगुप्त, कहता है खड्गधारणी को समझाता है कि वो जो लेडी है, जो ध्रुव देवी है, वो मेरे पास रहकर किसी और से प्रेम करती है। मैं यहाँ का राजा धीराज हूँ और वो यहाँ पर रहकर चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। ये बात बिल्कुल गलत है, बहुत गलत वो कर रही है। ध्रुव देवी अगर यहाँ पर महादेवी बनकर रहना है, महादेवी का मतलब यहाँ महारानी से है, कि उसे केवल मुझसे और केवल मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। इस प्रकार की वार्तालाप खड्गधारिणी के साथ कर रहा है कौन? रामगुप्त। खड्गधारिणी का प्रतिहारी के साथ प्रस्थान और शिखर स्वामी का प्रवेश। तभी जो खड्गधारिणी थी जिसके साथ रामगुप्त बात कर रहा था, और जो प्रतिहारी जो द्वारपाल था जो संदेश लेकर आया था, वो दोनों एक साथ वहां से निकल जाते। प्रस्थान का मतलब उस स्थान को छोड़कर चले जाना। और तभी वहां पर कौन प्रवेश करता है? शिखर स्वामी। शिखर स्वामी कुछ आवश्यक बातें कहनी है देव, कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके साथ कहनी है। अभी शिखर स्वामी बोल रहे हैं। फिर रामगुप्त चिंता में उंगली हिलाते हुए जैसे अपने आप बातें कह रहे हो। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी चिंता मगन होकर व्यक्ति कई बार अकेलेपन में बहुत चिंतित अवस्था में होता है तो अपने आप से बातें करता है। ऐसे ही रामगुप्त अभिनय कर रहे हैं जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण मसले के ऊपर वो सोच विचार रहे हों। ध्रुव देवी को लेकर क्या महाराज से भी हाथ धोना पड़ेगा? ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं, तो फिर कुछ सोचने लगता है। वो कहता है कि ध्रुव देवी को लेकर क्या मुझे साम्राज्य है जो राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि शकों का आक्रमण हो चुका था। मन ही मन सोच रहे हैं ना, साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, हो ही नहीं सकता। तो फिर कुछ सोचने लगता है, दोबारा से फिर अपने आप सोचने कुछ और लगता है। ठीक है, तो सहसा ही मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं, कि जो पुरोहित है, कि मैंने जो उनको लोगों को राजदंड दिया है, पुरोहित को, अमात्य को और सेनापति को, क्या वो छिपा हुआ विद्रोह प्रकट करते हैं शिखर से? अब शिखर जो स्वामी उसके पास आया है, उस शिखर से कहते हैं, है न, केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो, समझा न? यही गिरिपथ सब झगड़ों को अंतिम निर्णय करेगा। अब जो ये गिरिपथ है यही सभी झगड़ों का अंतिम निर्णय कर देगा। क्यों? अमात्य जिसकी भुजाओं में बल न हो, उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना ही चाहिए, कि यदि भुजाओं के अंदर बल नहीं है तो कम से कम दिमाग के बल पर उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए। शिखर स्वामी एक पत्र लेकर आया है, पहले इसे पढ़िए। अब कहते हैं कि पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक उठता है। उसे आश्चर्य होता है ऐसा क्या लिखा है पत्र में, वो देखिए। चौंकिए मत, यह घटना इतनी आकस्मिक नहीं है। आकस्मिक का मतलब होता है कोई अचानक नहीं घटी है, कि कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता। रामगुप्त ठहर कर, है तो ऐसा ही, किंतु एक बार मेरे प्रतिकूल भी नहीं। मुझे इसकी संभावना पहले से भी
थी, कि मुझे पहले भी ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ऐसे ऐसी संभावना हो सकती है। शिखर स्वामी, अब शिखर स्वामी कहते हैं आश्चर्य से, तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हुआ हो, कि मेघ संकुल का मतलब जहां आकाश के अंदर बादल ही बादल छाए हुए हो, मेघों से भरा हुआ, बादलों से भरा हुआ आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हुआ हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली की तरह चमकना ही चाहिए। अब शिखर स्वामी कहता है कि जब जैसे आसमान बादलों से भरा हुआ होता है तो अचानक जो बिजली है वो चमकती है। इसी प्रकार से कहते हैं कि जिसके भविष्य में इतने सारे संकट रूपी बादल मंडरा रहे हो, तो उसकी बुद्धि को किस तरह से तेज चलना चाहिए, बिजली की तरह चमकना चाहिए, अर्थात उसकी बुद्धि को तेज गति से कार्य करना चाहिए। रामगुप्त सशंक भाव से, यानी कि शंका के भाव से बोलता है, कह दूं, सोचा तो मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? कह रहे कि मेरे मन में कुछ विचार आया है। रामगुप्त हाँ करवाना चाहता है, किससे? शिखर स्वामी से। लेकिन परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? जो मैं कहना चाहता हूं, क्या तुम उसका समर्थन कर दोगे? इस प्रकार से कहता है वो शिखर स्वामी। यदि नीति युक्त तुम, फिर कहता है, यदि शिखर स्वामी कहता है यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। शिखर स्वामी कहते हैं कि यदि आपका जो विषय है, आपकी जो बात है वो नीति के अनुकूल हुई, ठीक हुई, तो मैं अवश्य आपकी बात का समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया है। वो कहता है कि अगर नीति के अनुकूल बात हुई तो मैं जरूर आपका समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध जाकर, क्योंकि चाहे वो पुरोहित है, चाहे वो अमात्य है, वो जो सारे लोग आए थे ना पीछे जिनके नाम आए थे, कि उन सबके विरुद्ध जाकर मैंने जो स्वर्गीय, जो रामगुप्त और चंद्रगुप्त के पिताजी थे समुद्रगुप्त, कि उनकी जो अब मर चुके हैं, स्वर्ग सिधार चुके हैं, तो स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था, कि उनकी आज्ञा के प्रतिकूल जाकर, उसके विरुद्ध में जाकर मैंने आपका साथ दिया था। नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ पुत्र राजपुत्र को, क्यों? क्योंकि जो समुद्रगुप्त है वो ऐसा कहकर मतलब स्वर्ग सिधारते हैं कि जो मेरा जो पुत्र है चंद्रगुप्त, क्योंकि वो योग्य था, उसके अंदर क्वालिटी थी, तो उसको राजा बनना चाहिए। और जो अन्य लोग थे, क्योंकि उसके पिताजी समुद्रगुप्त भी ऐसे ही कहकर गए थे कि चंद्रगुप्त राजा बनेगा, और बाकी सभी लोग भी यही चाहते थे। लेकिन जो ये शिखर स्वामी है, ये केवल नीति के साथ गया, क्योंकि नीति हमेशा क्या कहती है कि किसी भी राजकुल में अगला जो उत्तराधिकारी होगा, अगला जो राजा बनेगा, वो किसी भी राजकुल का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही बनता है। तो उसी बात का उदाहरण देते हुए शिखर स्वामी जी कहते हैं कि मैंने अपने स्वर्गीय महाराज समुद्रगुप्त की आज्ञा का पालन न करके उसके विरुद्ध जाकर, उसके खिलाफ जाकर मैंने तब भी आपका समर्थन किया था। यानी कि मैं हमेशा नीति के अनुकूल चलने वाला व्यक्ति हूँ। अगर आप नीति की बात करेंगे तो अब भी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे रामगुप्त बात काटकर, वह तो मैं जानता हूं, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आया है उस पर विचार करना चाहिए। अब जो बात है, अब बात उस विषय के ऊपर हमें विचार करना चाहिए। यह तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है, कि मैं जिस विजय यात्रा के लिए मैं चल रहा हूँ, इसका कोई गुप्त उद्देश्य है, कोई लक्ष्य लेकर मैं चला हूँ, उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए, कि सफलता तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन उस सफलता को पूरी तरह से प्राप्ति के लिए, पूर्ण रूप से अपने उद्देश्य को पाने के लिए, उसके लिए मुझे थोड़ा सा साहस चाहिए। शिखर स्वामी, वह क्या क्या है फिर आपका लक्ष्य? अब यहाँ पर जानना चाहते हैं शिखर स्वामी। रामगुप्त, शकदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता हो उसे अस्वीकार न करना चाहिए। कि जो शकदूत है, क्योंकि शकों की तरफ से मैसेज आया था ना अभी, जो शकों की ओर से जो शांति दूत बनकर आया था, कि शकदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता है, जिस विषय के ऊपर वो संधि करने के लिए आता है, उसके लिए जो प्रमाण चाहता है, जो प्रूफ चाहता है, उसे अस्वीकार न करना चाहिए, उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। कौन कह रहा है ये बातें? रामगुप्त। ऐसा करने में इस संकट के बहाने जितने विरोधी प्रकृति के हैं उस सबको हम लोग सहज ही हटा सकेंगे। कि यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो जो मेरे खिलाफ मेरे ही राज्य के अंदर रह रहे हैं, देखो क्या कहता है यहाँ पर, दोबारा से देखिए इस लाइन को, ऐसा करने से
ऐसा करने से इस संकट के बहाने जितने विरोधी प्रकृति के हैं उन सबको हम लोग सहज ही हटा सकेंगे, कि हम उनको यहाँ से, यानी कि युद्ध के अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो उन लोगों को मार्ग से हटाया जा सकेगा। यानी कि कोई अंदर ही अंदर कोई चाल चल रहा है यहाँ पर जो रामगुप्त है अब भी। शिखर स्वामी, भविष्य के लिए यह चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। शिखर स्वामी कहता है कि हो सकता है कि भविष्य के लिए आपकी जो ये प्लानिंग है ये ठीक रहे, लेकिन वर्तमान में आपको बहुत सारी समस्याएं इसके कारण झेलनी पड़ सकती है। रामगुप्त हंसकर, तुम्हारी बुद्धि कब काम आवेगी? तुम और तुम्हारी बुद्धि, अब कहता है शिखर स्वामी से कि जो तुम हो इतने बुद्धिमान व्यक्ति और जो तुम्हारी बुद्धि है फिर वो हमारे काम कब आएगी? हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा। अब इसको भी एक दूत बनाकर छोड़ा हुआ है कि क्या आपको चंद्रगुप्त से बातें करके कुछ उसके आचार व्यवहार से उसके बारे में कुछ और बातें स्पष्ट हुई? शिखर स्वामी, कोई नई बात नहीं, कह रहे कि कोई नई बात हमें नहीं पता चली है। फिर रामगुप्त बोलता है, रामगुप्त क्या कहता है, मैं देखता हूं कि मुझे पहले अपने अंतःपुर की ही विद्रोह का दमन करना चाहिए। रामगुप्त कहता है कि मुझे लगता है कि जो मेरे राज दरबार में, मेरे शासन में, मेरे राज्य के अंदर जो अंदर ही अंदर लोग विद्रोह कर रहे हैं उस विद्रोह का मुझे दमन करना चाहिए, उन विद्रोहियों का मुझे सफाया करना चाहिए। निश्वास लेकर, निश्वास का मतलब जो सांस अंदर हम लेकर जाते हैं उसे श्वास कहते हैं, और निश्वास का मतलब जो सांस हम छोड़ते हैं उसको लेकर कहता है। निश्वास छोड़ते हुए कहता है, ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। अब रामगुप्त जो पात्र है उसकी बातों से आपको पता चल रहा होगा कि वो एक प्रकार का पूरी तरह से विलासी स्वभाव का व्यक्ति है। वो कहता है कि ध्रुव देवी के हृदय में ना चंद्रगुप्त के लिए प्रेम जाग रहा है, आकांक्षा जाग रही, इच्छा जाग रही है। शिखर स्वामी, यह असंभव नहीं, किंतु महाराज इस समय आपको दूत से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे हैं। अब शिखर स्वामी उसको समझा रहा है रामगुप्त को। वो कहता है कि यह असंभव नहीं है कि यदि ध्रुव स्वामी ने चंद्रगुप्त के लिए उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, वो उसको चाह रही है, तो ये कोई असंभव बात नहीं है। हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, किंतु इस समय महाराज केवल आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए कि आपको दूत से साक्षात करने का मतलब आपको दूत से मिलना चाहिए, जो शकों की ओर से दूत आया है, और आपको इस समय प्रेम पर ध्यान ना देकर राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष की एक सोचनीय विषय है कि जो एक मजबूत पक्ष है, युद्ध में दो पक्ष होते हैं, कमजोर पक्ष होता है, एक शक्तिशाली पक्ष होता है। तो जो शक जाति के लोग हैं वो हमसे प्रबल हैं, वो शक्तिशाली हैं, उन्होंने हमें घेर लिया है, हमारा शिविर बीच में है, वो दो तरफ खड़े हैं। लेकिन ये सोचने के विषय ये है कि प्रबल पक्ष ने ही संधि का जो संदेश है वो हमारे पास भेजा है। रामगुप्त, विचित्र हो चाहे सचित्र, अमात्य तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है। भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हों तो चलो। फिर क्या कहता है कि जो अमात्य उसके साथ शिखर स्वामी ही अमात्य है ना, उसके बारे में कह रहा है कि विचित्र हो चाहे सचित्र, कि मेरी ये बात आपको चाहे अजीब लगे और चाहे आपको ठीक लगे, लेकिन आप इतने राजनीतिज्ञ हैं, आप राजनीति में इतने ज्यादा परिपूर्ण हैं कि भीतर और बाहर के सब शत्रु, कि जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो हमारे अंतःपुर में है और चाहे बाहर से सकराज है, वो सब शत्रु एक ही चाल में हार जाने चाहिए। यदि हार गए तो आप एक सफल राजनीतिज्ञ हैं। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि रामगुप्त खुद एक नंबर का बेवकूफ है और वो उल्टा शिखर स्वामी को ही समझा रहा है कि आप एक चाल ऐसी चले जिसमें बाहर के शक हैं जो वो भी यहाँ से गायब हो जाएं, और जो हमारे अंदर विद्रोही लोग रह रहे हैं वो भी यहाँ से उनका सफाया हो जाए। तो चलो, अब उसी को कह रहा है, दोनों का प्रस्थान, मंदाकिनी का सशंक भाव से प्रवेश। और तभी कौन आ जाती है? मंदाकिनी। सशंक का मतलब कुछ संशय के भाव से प्रवेश करती है। मंदाकिनी चारों ओर देखकर, चारों तरफ देखती है मंदाकिनी,
और फिर आगे कहती है, भयानक समस्या है, मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। कह रही है जो मंदाकिनी है, चारों तरफ देखकर कहती है कि बहुत बड़ी समस्या है, बहुत भयानक का मतलब बहुत डरावनी समस्या है। क्या समस्या है, क्या है? मूर्खों ने स्वार्थ के लिए, कि मूर्ख लोगों ने अपने फायदे के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है, कि जो अभी तक गुप्त साम्राज्य का इतना दूर दूर तक, विदेशों तक, पूरे विश्व के अंदर जिसका गौरव फैला हुआ था, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था गुप्त साम्राज्य, अब उस सारे गौरव को इन्होंने मतलब नष्ट कर दिया है, यानी कि बदनाम कर दिया इन्होंने गुप्त वंश को। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है, कि जब व्यक्ति वीर नहीं रहता, वीरता जब उसकी खत्म हो जाती है, तो उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद, वो राजनीतिक जो कुचाले हैं वो चलना शुरू कर देते हैं। कुछ सोचकर कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। अब वो कह रही है, मन ही मन सोच रही है वहां पर खड़े खड़े, कि शीघ्र ही चंद्रगुप्त को ये समाचार मिल जाना चाहिए कि इस प्रकार की चालें इस राज्य के अंदर चली जा रही है। गुंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा। गुंगी के अभिनय का मतलब है कि जो चुप रहने का या गुंगी होने का जो अभी तक अभिनय कर रही थी महादेवी, यानी कि ध्रुव स्वामिनी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा। उसके हृदय के ऊपर जो आवरण, आवरण का मतलब जो पर्दा पड़ा हुआ था, जो अभी तक कुछ सोच ही नहीं पा रही थी, उसका तनिक सा आवरण हटा, यानी कि थोड़ा सा उसके हृदय के अंदर कुछ भाव जागे, किंतु वह थोड़ा सा संदिग्ध भाव भी कुमार के लिए कुछ महत्व नहीं रखता। लेकिन थोड़ा सा जो प्रेम का भाव उस ध्रुव स्वामिनी के हृदय में था, वो कोई विशेष महत्व नहीं रखता था। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है उसमें। उसका बड़ा भाई रामगुप्त, कपटाचारी रामगुप्त, जी करता है कि इस कलुषित वातावरण में कहीं दूर विस्मृत में अपने को छिपा लूं। पर मंदा, तुझे विधाता ने क्यों बनाया? सोचने लगती है, नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। अब क्या कहती है, ये सारी बातें ना मंदाकिनी अपने मन मन में सोच रही है। वो कहती है कि जो चंद्रगुप्त है वो कितना समर्पण भाव है, और एक उसका जो बड़ा भाई है कितना कपटाचारी है, कितना धोखेबाज है, कितना कलुषित मन का है, कितने कलुषित वातावरण में मैं यहाँ पर रह रही हूँ। फिर अपने आप से कहती है कि परमंदा, मुझे विधाता ने क्यों बनाया है, कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? मन ही मन सोचने लगती है, नहीं, मुझे कठोर हृदय करके, मुझे अपने हृदय को मजबूत बना करके, कठोर कर करके और अपने कर्तव्य के लिए यहाँ रुकना होगा। मुझे अपना फर्ज पूरा करना होगा, अपने कर्तव्य के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा, और न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा, कि न्याय का जो दुर्बल पक्ष है इसको मैं ग्रहण करना होगा। गाती है, यह कशक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने में, अपनी नीरव गाथा कह जा। नीरव का मतलब चुपचाप, चुपचाप गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा। क्योंकि तुम्हें पता है बच्चे, जो नाटक होता है उसके अंदर गीत टाइप की जो बातें हैं वो गीत भी आते हैं। तो यहाँ पर मंदाकिनी ये गीत गाती है, 5-6 लाइनों का है, जाती है, और ऐसा कहती हुई गीत जो मंदाकिनी है सोचती हुई वहां से चली जाती है। ध्रुव स्वामिनी के उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश, पीछे से परिचारिका पान का डिब्बा और दूसरी चंवर लिए हुए आती है। तभी वहां कौन आती है? ध्रुव स्वामिनी उदास भाव के साथ, पूरे परेशान चेहरे के साथ का अभिनय करती हुई ध्रुव स्वामिनी का वहां प्रवेश होता है। और उसके पीछे पीछे जो परिचारिका, परिचारिका का मतलब क्या होता है? दासी। जो दासी है वो आती है, उसके एक के हाथ में पान का डिब्बा है और दूसरी चंवर लिए हुए। आपने देखा होगा जो दासियां होती हैं वो अपने हाथ में एक इस टाइप से एक पंखा कह सकते हैं कि उसके ऊपर झलती हुई जो आती हैं, तो इसी प्रकार से दूसरी अपने हाथ में वो लेकर चंवर ढालते हुए उसके ऊपर आती है। ध्रुव स्वामिनी एक मेज पर बैठकर अक्षरों पर उंगलियां रख कर कुछ सोचने लगती हैं, कि कुछ अक्षरों के ऊपर उंगलियां रखती हुई कुछ सोचने के अभिनय करती हुई यानी कि दिखाई जाती हैं, और चमरस धारिणी चंवर चलाने लगती है, और जो चंवर लिए हुए जो दासी थी वो उसके ऊपर चंवर झुलाने लगती हैं। अब ध्रुव स्वामिनी दूसरी परिचारिका से कहती है, परिचारिका का मतलब क्या है यहाँ पर? दासी। हाँ, क्या कहा शिखर स्वामी ने? कुछ कहना चाहते हैं? कह दो,
कल सुनूंगी, आज नहीं। अब वो कह रही है कि जो दूसरी परिचारिका से कहती है कि जो शिखर स्वामी आज यहाँ पर कहने के लिए आए हैं उसको कह दो कि मैं आज नहीं कल सुनूंगी। बच्चे वीडियो काफ़ी लंबे बन चुकी हैं, इसके आगे का जो नाटक है वो हम कल पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे की समस्या है, किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो जो मेरा ग्रुप के अंदर नंबर दिया वो आप उस पर फ़ोन करके व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ बात कर सकते हैं। किसी शब्द का अर्थ ना समझ में आए वो पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।